अपने खरीदी दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। अपने खरीदी हुई कार की खुशखबरी सुनाते हुए अनमोल जैसे ही अपने माता पिता को बाहर कार दिखाने ले जा रहा होता है, तभी वहां खून से सनाबोर कुंदन रोते हुए घर के अंदर आता है। कुंदन को वहां इस हालत में आता देख घर के सभी सदस्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परेशान होते हुए राघवेंद्र कुंदन से पूछते हैं, अरे क्या हो गया तुझे? ये तेरे शर्ट पे इतना खून कैसे लगा हुआ है? चंदा कुंदन की ओर भागते हुए उसके चेहरे को देखती है, जिस पर लगे हुए जख्मों पर से खून बह रहा होता है। चंदा अपने पल्लू से कुंदन के चेहरे से बह रहे खून को साफ करते हुए कहती है, ये क्या हो गया तुझे? इतनी चोटें कैसे लगी तुझे? कुंदन दर्द भरी आवाज में चंदा से कहता है, कुछ नहीं माँ, बस रास्ते से जा रहा था और एकदम से गिर गया, इसलिए इतनी चोटें आई हैं। उन चोटों को देखते हुए अनमोल कुंदन से कहता है, गिरने पर ऐसी चोटें नहीं लगती, और खास करके चेहरे पे तो बिल्कुल नहीं। चेहरा फटने के साथ साथ देख, थोड़ा सूज भी गया है। जरूर किसी ने पकड़कर मारा है तुझे। सच सच बोल, क्या हुआ है? अपने पलंग के पास खड़े राघवेंद्र कुंदन के चेहरे को गौर से देखते हुए कहते हैं, अनमोल सही कह रहा है, गिरने पर ऐसी चोट नहीं लगती। बोल क्या हुआ तेरे साथ? शर्मिंदा होते हुए कुंदन राघवेंद्र से कहता है, वो पापा, वो बात ऐसी है कि आप तो जानते ही हो, मुझे बिजनेस में कितना बड़ा घाटा हुआ है, और उसी के चलते मैंने किसी से पैसे लिए थे, और उनके पैसे ना चुका पाने के कारण उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। कुंदन की बात सुनकर राघवेंद्र तैश में आते हुए कहने लगते हैं, मेरे बेटे को मारा? हिम्मत कैसे हुई उनकी तुझे हाथ लगाने की? अरे पैसे चाहिए थे तो मुझसे ले लेते, मैं उनके मुंह पर दे मार देता। अभी सबक सिखाकर आता हूँ उन्हें, चल मेरे साथ, मैं उन्हें सबक सिखाता हूँ। गुस्से के मारे राघवेंद्र की आंखें लाल हो जाती हैं। वो तैश के मारे बाहर जा रहे होते हैं, तभी कुंदन उन्हें रोकते हुए कहता है, रुक जाइए पापा, आप वहां मत जाइए। आप नहीं जानते हैं उन लोगों को, उनके मुंह लगकर कोई फायदा नहीं है। राघवेंद्र से बात करते हुए कुंदन अपने शरीर पर लगे जख्मों के कारण दर्द से जूझ रहा होता है। चंदा कुंदन को बैठाते हुए कहती है, पहले आराम कर ले, देख अच्छी खासी चोटें आई हैं तुझे, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसी वक्त कुंदन अपनी माँ को रोकते हुए कहता है, छोड़िए ना माँ, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना ज्यादा चोटें नहीं लगी हैं मुझे। और पापा, हमारे घर पर कोई बड़ा आदमी आया है क्या? चंदा कुंदन का जवाब देते हुए कहती है, नहीं बेटा, हमारे घर पर तो कोई नहीं आया है, पर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? कुंदन राघवेंद्र को देखते हुए कहता है, वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अपने घर के बाहर मैंने एक बहुत बड़ी और महंगी कार खड़ी देखी है, इसलिए पूछ रहा था। पता नहीं हमारे घर के बाहर कौन अपनी कार रखकर चला गया। जैसे ही कुंदन अपनी बात खत्म करता है, वहां खड़ा अनमोल उन सब से कहता है, मैं आप लोगों को यही खुशखबरी देने आया था। वो नई कार मैंने पूरे 50 लाख में खरीदी है, उसी को दिखाने आप लोगों को बाहर ले जा रहा था। आप लोगों को उसमें शहर की सवारी कराना है। अनमोल की बात सुन चंदा के चेहरे पर तो मुस्कान आ जाती है, पर ना जाने क्यों राघवेंद्र नाराज होते हुए अनमोल से कहने लगते हैं, बड़े भाई का ऐसा दौर चल रहा है और तू है कि भाई की मदद करने की बजाय महंगी कार में घूमना चाहता है। मुझे नहीं जाना तेरी कार वार देखने। चौंकते हुए अनमोल अपने पिता से कहता है, पर पापा आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मैंने क्या किया है? नाराजगी के लहजे में राघवेंद्र अनमोल से कहने लगते हैं, तूने कुछ नहीं किया है बेटा, इसी का तो दुख है मुझे। भाई के प्रति भी जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। अब तू जा यहाँ से। जहाँ अनमोल सोचकर आया था कि कार की खबर देने पर उसके पिता काफी खुश हो जाएंगे, पर ठीक अनमोल के साथ उसका उल्टा होता है। अपने पिता की बात सुन अनमोल नाराज होकर वहां से जाने लगता है। चंदा आवाज लगाकर अनमोल को रोकने की कोशिश करती है, पर वो अपनी माँ की बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। मदन गुप्ता अपने घर में बैठा डिस्कवरी चैनल देख रहा होता है, जिस पर सांप और नेवले की लड़ाई बड़ी जोरों से चल रही होती है। तभी पीछे से काजल वहां आती है और टीवी में देखते हुए मदन गुप्ता से कहती है, हाय पापा, सांप और नेवले की लड़ाई देख रहे हो? नाइस। मदन गुप्ता नाराजगी भरे अंदाज में काजल से कहता है, टीवी में ही नहीं बल्कि असलियत में सांप देख रहा हूं मैं। मदन गुप्ता का जवाब सुनकर काजल चौंकते हुए उसे कहती है, तो क्या आप मुझे सांप कह रहे हो पापा? काजल के जवाब करने पर मदन गुप्ता चुप्पी साध कर बैठ जाता है। मदन गुप्ता की नाराजगी देख काजल टीवी बंद करते हुए उसके पार जाकर बैठ जाती है और पूछती है, क्या हुआ पापा, नाराज हो? पर क्यों? काजल के क्यों का जवाब देते हुए मदन गुप्ता उससे कहता है, क्यों?
अभी बताता हूँ क्यों। तू कुछ देर पहले अनमोल के साथ उसके कार में थी ना, मेरे दुश्मन की खुशी में शरीक थी तू। मुस्कुराते हुए काजल मदन गुप्ता से कहती है, अरे पापा, आपने जो देखा वो आधा सच था और अधूरा सच हमेशा खतरनाक होता है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक खूंखार नेवले और एक खतरनाक सांप के बीच एक जोरदार लड़ाई चल रही होती है। उस लड़ाई के बीच सांप नेवले को निगलने लगता है और नेवला सांप को निगलने लगता है। देखते ही देख दोनों एक दूसरे को निगल जाते हैं। तो बताओ, इस दुश्मनी में जीत किसकी हुई, सांप की या नेवले की? मदन गुप्ता तुरंत काजल से कहता है, जीत तो किसी की नहीं हुई इस दुश्मनी में। चुटकी मारते हुए काजल मदन गुप्ता से कहती है, यही बात तो आपको समझनी है पापा। इसी कहानी को थोड़ा उल्टा करते हैं। सोचो, अगर नेवला और सांप दोनों दोस्त हो और दोस्ती में सांप नेवले को डस ले तो फिर? मदन गुप्ता हंसते हुए कहता है, फिर तो जीत सांप की होगी। मदन गुप्ता की पीठ थपथपाते हुए काजल उसे कहती है, अब समझे पापा, ये दुश्मनी मोल लेने में जीत किसी की नहीं होगी, पर दुश्मन से दोस्ती करके बड़ी आसानी से हमें ये जीत मिल सकती है। काजल की बात सुनकर मदन गुप्ता के कान खड़े हो जाते हैं। वो खुश होते हुए काजल से कहता है, वाह मेरी बेटी वाह, मैं तो खामखा तुझ पर नाराज हो रहा था, पर तेरी बात सुनकर तो मेरा मन मानो झूम उठा हो। अभी अनमोल को पता लगेगा कि उसने किस से दुश्मनी मोल ली है। पौंडीचेरी के आश्रम में जोया भंडार घर में डब्बों में राशन देख रही होती है। जैसे ही जोया भंडार घर से बाहर निकलती है, उसे बच्चों का उदास चेहरा दिखाई पड़ता है। तभी थापा जोया के पास आते हुए कहता है, क्या हुआ जोया दीदी, राशन अभी तक आया क्यों नहीं? बच्चों की ओर झूठी मुस्कान से देखते हुए जोया कहने लगती है, आ रहा है, बस राशन अभी आ रहा है, जल्दी ही खाना बन जाएगा। तुरंत ही जोया थापा को अकेले में ले जाती है और कुछ पैसे देते हुए कहती है, ये ले थापा, इन पैसों से खाने का राशन ले आ, कुछ दिनों तक तो इससे गुजारा हो ही जाएगा। उन पैसों को देखते हुए थापा जोया से कहता है, दीदी आप अपनी ओर से ये पैसे क्यों दे रही हो? इस आश्रम के ट्रस्टी ने इस बार पैसे नहीं भेजे क्या? उदास होते हुए जोया थापा से कहती है, वो अभी दुनिया में नहीं रहे थापा, आज ही मुझे पता चला है। हैरानी से बच्चों की ओर देखते हुए थापा कहने लगता है, अगर ट्रस्टी नहीं रहे तो इन 15 बच्चों की पढ़ाई और खाने का खर्च कैसे निकलेगा? हिम्मत जुटाते हुए जोया थापा से कहती है, ऊपर वाला बहुत बड़ा है थापा, वो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देगा। तू कल की फिक्र छोड़ और अभी की सोच। बच्चे भूखे बैठे हैं, जाकर कुछ राशन पानी ले आ जा। जोया से बात करते ही थापा वहां से चला जाता है, पर वहां कोई और होता है जो जोया और थापा की बातें सुन रहा होता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आकाश होता है। जोया और थापा की बातें सुनने के बाद आकाश अपनी जेब से फोन निकालता है और अपने फोन से किसी को मैसेज करता है। कुछ देर बाद जोया आश्रम के बच्चों के साथ बैठी ही होती है और बाजार से थापा भी राशन का सामान ले आता है। उसी वक्त छोटू जोया से पूछता है, जोया दीदी और कितनी देर, बहुत भूख लग रही है। छोटू को समझाते हुए जोया उससे कहती है, बस कुछ देर छोटू, कुछ ही देर में खाना बन जाएगा। जोया छोटू से बात कर ही रही होती है, तभी आश्रम के दरवाजे से 2 लोग अपने हाथ में ढेर सारा खाना लिए आ रहे होते हैं। उन 2 लोगों को देखकर जोया उनसे पूछने लगती है, जी आप लोग कौन? उन 2 लोगों में से एक व्यक्ति जोया से कहता है, बच्चों के लिए खाना लेकर आए हैं मैडम, कहिए ये खाना कहाँ रखना है? खाने को देखते हुए जोया उस व्यक्ति से पूछती है, आखिर ये खाना भेजा किसने है? तभी आकाश वहां आते हुए जोया से कहता है, ये खाना इस आश्रम के नए ट्रस्टी ने भेजा है और वो मैं हूँ। चलो बच्चों, खाना आ चुका है, जल्दी आकर खा लो। खुशी के मारे सभी बच्चे खाने के पास दौड़े चले आते हैं और वहां खड़े 2 व्यक्ति उन बच्चों को खाना परोसने लग जाते हैं। खुश होते हुए थापा आकाश से कहने लगता है, हमारी तो समस्या एक पल में निपट गई। थैंक यू आकाश भैया जी, जो आपने इन बच्चों को सहारा दिया। मैं अभी लक्ष्मी को खाना खिलाकर आता हूँ, वो सुबह से बेचारी भूखी बैठी थी। थापा चिल्लाते हुए लक्ष्मी को आश्रम में ढूंढ रहा होता है। लक्ष्मी, कहाँ हो तुम लक्ष्मी? अरे राघव, छोटू, लक्ष्मी को कहीं देखा है क्या? राघव थापा से कहता है, पता नहीं, बहुत देर से उसे देखा नहीं है हमने। उसी वक्त जोया हरकत में आते हुए लक्ष्मी को ढूंढने लगती है। उसके पीछे आश्रम के सभी लोग लक्ष्मी को ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें लक्ष्मी आश्रम में कहीं दिखाई नहीं देती। आखिर कहां चली गई लक्ष्मी? क्या कोई उसे उठाकर अपने साथ ले गया?
क्या लक्ष्मी को ढूंढ पाएगी जोया? और क्या कुंदन खेल रहा है अनमोल के साथ कोई खेल? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सभी जगह आश्रम में अच्छे से ढूंढने पर भी जोया और आकाश को लक्ष्मी कहीं नहीं दिखाई देती। तभी दूसरी ओर से थापा जोया के पास आते हुए कहता है, दीदी आश्रम के बाहर भी सब जगह देख लिया पर लक्ष्मी कहीं नहीं मिली। जोया परेशान होते हुए कहने लगती है, कहाँ जा सकती है? कुछ घंटे पहले ही यहीं सबके साथ खेल रही थी। तभी आश्रम के बच्चों में से एक नंदिनी सामने आते हुए जोया से कहती है, जोया दीदी, मैंने लक्ष्मी को आश्रम के बाहर एक आदमी के साथ खेलते हुए देखा था। चौकन्नी होते हुए जोया नंदिनी की बात सुनती है और परेशान होते हुए कहती है, क्या कहा? किसी आदमी के साथ तूने लक्ष्मी को देखा था? तुझे पता है कि वो कौन था? नंदिनी अपना सिर हिलाते हुए जोया से कहती है, नहीं दीदी, मुझे नहीं पता कि वो कौन था। उसके घुंघराले बाल थे और वो काफी लंबा था। तभी छोटू जोया से कहने लगता है, हाँ दीदी, मैंने भी इस आदमी को आश्रम के बाहर कई बार देखा है। गंभीर होते हुए आकाश जोया से कहने लगता है, मुझे तो मामला बड़ा पेचीदा लग रहा है। हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। हमें अब और देरी नहीं करनी चाहिए। जोया, चलो पुलिस स्टेशन। आकाश के साथ जाते हुए जोया थापा से कहती है, थापा, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। मैं आकाश के साथ पुलिस स्टेशन होकर आती हूँ। जख्मी हालत में कुंदन अपने कमरे में बैठा ही होता है। तभी उसे एक फोन आता है। उस फोन को उठाते हुए कुंदन हंसते हुए कहता है, और बेटा लड्डू, ये बोल कैसे याद किया अभी? लड्डू फोन पर कुंदन से कहने लगता है, फिक्र सता रही थी कुंदन भाई आपकी। पता नहीं क्यों आपने मुझे पीटने के लिए कहा। मार मैं आपको रहा था पर दर्द मुझे हो रहा था। काफी दर्द हो रहा होगा ना आपको? मुस्कुराते हुए कुंदन लड्डू से कहता है, तू नहीं जानता लड्डू, दर्द का फल पैसा भी होता है। उसी वक्त कुंदन की नजर राघवेंद्र पर पड़ती है, जो उसके कमरे में ही आ रहे होते हैं। राघवेंद्र को कमरे में आता हुआ देख कुंदन लड्डू से कहता है, तू फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। फोन रखते ही कुंदन दर्द का नाटक करते हुए कहने लगता है, हाय रे, इतना मारा, सारा शरीर दर्द कर रहा है। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। राघवेंद्र को अपने सामने खड़ा देख कुंदन उन्हें कहता है, अरे पापा, आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। कुंदन को अफसोस भरी नजरों से देखते हुए राघवेंद्र उसे कहता है, तुझे कैसे बुलाता? मुझसे ज्यादा बुरी तो तेरी हालत है। ये ले हल्दी वाला दूध, इसे पी ले, दर्द कम हो जाएगा। राघवेंद्र के हाथ से ग्लास लेते हुए कुंदन कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, ये सब देखकर आपको तकलीफ ही हो रही होगी ना। आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा। एक दबी हुई आवाज में राघवेंद्र कुंदन से कहता है, नहीं बेटा, तुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे, बल्कि अपने आप पर आ रहा है। अगर मैं तुझे घर से नहीं निकालता तो शायद आज तेरी ये नौबत नहीं आती। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी तेरा बाप जिंदा है, वो तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कुंदन से बात कर राघवेंद्र वहां से जा रहे होते हैं। अभी नीलम वहां चंदा के साथ आती है और कुंदन को देखते हुए कहती है, आपने मुझे इन्हें देखने के लिए बुलाया है ना पापा? राघवेंद्र नीलम को देखते हुए उससे कहता है, मेरी बेटी जैसे ही फोन किया दौड़ी चली आई। हाँ, यही है अनमोल के बड़े भाई कुंदन। इन्हें काफी चोटें लगी हैं, इसे जरा देख लो बेटी। नीलम कुंदन के पास बैठकर उसके जख्मों की जांच करते हुए कहती है, चोटें काफी गहरी नहीं है, मैं कुछ पेन किलर्स लिख देती हूँ, बस उसे लेते रहिए, अब ठीक हो जाओगे आप। ठीक है पापा, मैं निकलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल में कुछ काम है। कुंदन राघवेंद्र और चंदा के ओर देखते हुए पूछता है, ये कौन है माँ? राघवेंद्र खुश होते हुए कुंदन से कहते हैं, ये तेरी होने वाली भाभी है, समझा? राघवेंद्र की बात सुन नीलम हक्की बक्की रह जाती है। तभी अनमोल वहां आता है और अपने पिता से कहता है, अरे पापा, ये क्या कह रहे हैं आप नीलम के बारे में? राघवेंद्र अनमोल को देखते हुए कहता है, ओ, तू भी आ गया यहाँ? और हाँ, मुझे सब पता है तेरे और नीलम के बारे में, और हम खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, समझा? बस एक बेटी की कमी थी मुझे, जो तूने पूरी कर दी। अब जा, मेरी बेटी को देरी हो रही है, इसे बाहर छोड़कर आ। दिन प्रतिदिन चंदा और राघवेंद्र की उम्मीदें नीलम को लेकर अपनी बहू के रूप में बढ़ती ही जा रही होती हैं। अनमोल को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर अपने माता पिता से क्या कहे। तभी कुंदन अनमोल को देखते हुए कहता है, क्या बात है मेरे भाई, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। चल ठीक है, मेरा भी आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है।
नीलम और अनमोल एक दूसरे को दबी हुई नजरों से देख रहे होते हैं और दोनों उस कमरे से चुपचाप बाहर निकल आते हैं। नीलम और अनमोल जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं, अनमोल नीलम से कहता है, मुझे लगता है नीलम, अभी मम्मी पापा को सच बता देना चाहिए कि जैसे वो सोच रहे हैं वैसा हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं अभी उन्हें जाकर सच सच बता देता हूँ। अनमोल अपने माता पिता से बात करने जा ही रहा होता है, तभी नीलम अनमोल का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता अनमोल कि अभी तुम्हें अपने पापा से कुछ कहना चाहिए। उनके चेहरे पर खुशी तुम देख रहे हो, कुछ दिन और रुक जाओ, बस सही वक्त का इंतजार करो, उसके बाद मैं ही तुम्हारे पापा से बात करूंगी। नीलम की बात सुन अनमोल एक गहरी सोच में जाते हुए अपना सिर हिलाता है और नीलम से कहता है, ठीक है नीलम, कुछ दिनों तक रुक ही जाते हैं। वैसे भी घर में कुछ सही नहीं चल रहा और अगर पापा को हमारे छोटे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो वो काफी स्ट्रेस में आ जाएंगे। तुम जैसा कह रही हो अभी वैसा ही करते हैं। एक धीमी मुस्कान के साथ नीलम अनमोल से कहने लगती है, थैंक यू अनमोल, मेरी बात मानने के लिए। अब मैं चलती हूँ, पापा का ख्याल रखना। अनमोल से अपनी बात कर नीलम वहां से चली जाती है। पौंडीचेरी में जोया और आकाश लक्ष्मी के लापता होने पर पुलिस स्टेशन आते हैं। आकाश को पुलिस स्टेशन में आता देख वहां के सभी पुलिसकर्मी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। तभी एक इंस्पेक्टर भागते हुए आकाश की ओर आता है और उससे पूछता है, गुड आफ्टरनून आकाश सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो सर? कुछ काम है तो हमें बुला लेते। आकाश उस पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, नहीं इंस्पेक्टर, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे तुरंत ही पुलिस स्टेशन आना पड़ा। दरअसल बात ऐसी है कि पीछे जो सिद्धेश्वरी आश्रम में कुछ अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, यूं समझ लीजिए कि वही आश्रम उनका घर है और उन बच्चों में से सुबह से एक लड़की आश्रम से गायब है। आकाश की बात सुन पुलिस इंस्पेक्टर अफसोस करते हुए कहता है, क्या एक और बच्ची गायब हो गई? पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुन जोया चौंकते हुए कहती है, एक और बच्ची? एक और बच्ची का क्या मतलब? जोया के सवाल पर इंस्पेक्टर जवाब देते हुए कहता है, पिछले कुछ हफ्तों में पौंडीचेरी से छोटी लड़कियां गायब हो रही हैं। जरूर इसमें कोई बड़े गिरोह का हाथ है, पर आप घबराइए मत, पुलिस जल्द ही सब पता लगा लेगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर जोया अपने आपे से बाहर होते हुए कहती है, पता लगा लेगी का क्या मतलब? पिछले एक हफ्ते से छोटी बच्चियां गायब हो रही हैं और आप लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। तनख्वाह किस चीज की मिलती है आप लोगों को? ये पेट बढ़ाने के लिए? जोया को देखते हुए इंस्पेक्टर आकाश से पूछता है, सर ये कौन है? आकाश इंस्पेक्टर से कहता है, ये उस आश्रम की टीचर है, जोया मैडम। जवाब मिलने पर पुलिस इंस्पेक्टर अपना सर हिलाते हुए कहता है, सर पुलिस अपना काम कर रही है, जैसे ही आपकी लड़की मिल जाएगी हम तुरंत ही आपको बता देंगे। नाराज होते हुए जोया इंस्पेक्टर से कहती है, पिछले कुछ हफ्तों से अगर लड़कियां गायब हो रही हैं तो अभी तक उस गिरोह का आपको पता क्यों नहीं चला? इसका मतलब है कि आप अपना काम सही तरह से नहीं कर रहे। लक्ष्मी को जल्द से जल्द आप लोगों को ढूंढ कर निकालना ही होगा, समझे? जोया को शांत करते हुए आकाश उससे कहता है, शांत हो जाओ जोया, पुलिस अपना काम जरूर करेगी। सफाई देते हुए पुलिस इंस्पेक्टर जोया से कहता है, पुलिस भी इंसान ही है मैडम, हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती कि एक दिन में मुजरिम को पकड़ ले। हमें भी उन लापता लड़कियों की काफी फिक्र है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हम बच्चों को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। तभी आकाश इंस्पेक्टर से कहता है, अपनी पूरी जान झोंक दीजिए इंस्पेक्टर, चाहे जितनी भी पुलिस फोर्स क्यों न लग जाए, लगाइए। चाहिए तो मैं होम मिनिस्टर से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन जल्द ही आपको बच्चों को ढूंढना पड़ेगा। इंस्पेक्टर आकाश को समझाते हुए कहता है, हमारी पूरी पुलिस फोर्स इसी रैकेट को ढूंढने में लगी हुई है सर, जल्द ही हमें गुनहगार मिल जाएंगे। जोया के लिए सब्र का बांध मानो टूट चुका होता है, उसके आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे होते हैं। आकाश जोया को संभालते हुए कहता है, मत रो जोया, लक्ष्मी जल्द ही हमारे पास होगी। जोया रोते हुए कहने लगती है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी लक्ष्मी, किस हाल में होगी। एक बड़े से गोडाउन में घुंघराले बाल वाला शख्स एक छोटी बच्ची को लिए अपने साथ जा रहा होता है। वो छोटी बच्ची उस शख्स से कहती है, रमन अंकल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे चॉकलेट दोगे। रमन डांटते हुए उस छोटी लड़की से कहता है, चुप कर, या वही चॉकलेट चॉकलेट लगा रखा है, नहीं मिलेगी तुझे कोई चॉकलेट, जा और उन बच्चों के साथ जाकर बैठ जा। जैसे ही वो छोटी लड़की अपने सामने बने हुए जाली के बड़े कमरे में देखती है, उसे वहां काफी छोटी बच्चियां दिखाई देती हैं। उन बच्चों की हालत देख वो छोटी लड़की डर रही होती है। उसी वक्त असगर वहां आता है और उस छोटी लड़की से पूछता है, क्या हुआ, डर रही हो? डरो मत, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? डरते हुए वो छोटी लड़की असगर से कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है। आखिर असगर कर क्या रहा है पौंडीचेरी में?
क्या अगवा कर रहे हैं असगर और उसके साथी छोटी बच्चियों को? क्या जोया पहुंच पाएगी असगर के अड्डे तक? और क्या अनमोल होगा अपने भाई के शातिर इरादों से रूबरू? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। असगर का एक साथी रमन बहला फुसलाकर लक्ष्मी को आश्रम से उस गोडाउन में ले आता है जहां अन्य बच्चे भी बड़ी बुरी हालत में वहां रखे होते हैं। उन बच्चों को देख लक्ष्मी डर ही रही होती है। तभी असगर वहां आकर लक्ष्मी से उसका नाम पूछता है और लक्ष्मी उसे अपना नाम बताती है। लक्ष्मी के चेहरे पर घबराहट देख असगर उसे कहता है, डरो मत, अभी यही तुम्हारा घर है, जाओ अपने दोस्तों के पास जाओ। लक्ष्मी अपना सिर हिलाते हुए रमन से कहती है, नहीं, मुझे आश्रम जाना है, मुझे अपने दीदी के पास जाना है, छोड़ दो मुझे। रमन डांटते हुए लक्ष्मी से कहता है, चुप कर, कहां ना कहीं नहीं जाएगी तू। रमन का गुस्सैल स्वभाव देख असगर उसे चुप कराते हुए कहता है, आराम से रमन, बच्ची है, इन सब से अच्छे से पेश आओ, क्योंकि यही छोटे नादान परिंदे हमारे इल्लीगल एंटीक्स को स्मगल करके हमारा व्यापार बढ़ाने वाले हैं। असगर की बात सुन लक्ष्मी उसे कहने लगती है, मैं कोई स्मगलिंग नहीं करूंगी, मुझे बस आश्रम जाने दो, वरना मेरी दीदी आएगी और तुम सब की बैंड बजा देगी। लक्ष्मी की बात सुनकर असगर ठहाका मारकर हंस देता है और कहता है, मेरी इजाजत के बिना यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो तेरी दीदी यहाँ कैसे आएगी? विश्वास के साथ लक्ष्मी असगर से कहती है, तुम नहीं जानते मेरे दीदी को, वो आएगी, जरूर आएगी। लक्ष्मी की बात सुन रमन उसका हाथ पकड़कर अन्य बच्चों के साथ बंद कर देता है। लक्ष्मी को बंद करने के बाद रमन असगर के पास आते हुए कहता है, आप टेंशन मत लो भाई, पौंडीचेरी का पूरा काम मैं देख लूंगा। सिगार पीते हुए असगर रमन से कहता है, हैदराबाद के बाद पौंडीचेरी को मुझे अपना गढ़ बनाना है। यहाँ से शिप्स के जरिए माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना काफी आसान हो जाता है और इन बच्चों के जरिए शहर में स्मगलिंग करना काफी आसान हो जाता है। अपने सीने पर हाथ रखते हुए रमन असगर से कहता है, आपने मुझ पर भरोसा किया ना भाई, बस यही भरोसा बनाए रखिए। देखिए, मैं इल्लीगल एंटीक्स के धंधे को मैं पौंडीचेरी में कितना बढ़ा दूंगा। मैंने कुछ नए लोगों को भी अपने साथ भर्ती किया है, बस कुछ ही दिनों में पौंडीचेरी में आपका राज होगा असगर भाई। रमन की बात सुनकर असगर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। अनमोल अपने घर से बाहर की ओर जा ही रहा होता है। चंदा और कुंदन भी उसकी कमरे में मौजूद होते हैं। राघवेंद्र अनमोल को बाहर जाता हुआ देख कहते हैं, अनमोल, कहाँ जा रहा है तू? अनमोल अपने पिता से कहता है, दुकान जा रहा हूँ पापा, आपको कुछ चाहिए क्या? एक गहरी सांस लेते हुए राघवेंद्र अनमोल से कहते हैं, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। अपने पिता का गंभीर चेहरा देखते हुए अनमोल उनसे कहता है, कहिए ना पापा, क्या बात है? राघवेंद्र अनमोल को अपने पास बिठाते हैं और उसे कहते हैं, तू मेरा अच्छा बेटा है ना, मैं एक चीज मांगूंगा तुझसे, क्या तुम मुझे वो दोगे? अपने पिता को आग्रह करते हुए देख अनमोल विनम्र होते हुए कहता है, आप कुछ मांग कर तो देखिए पापा, आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। कुछ सेकंड राघवेंद्र सोचते हैं और अनमोल से कह देते हैं, अनमोल, मैं चाहता हूं कि तू अपने भाई कुंदन के लिए एक घर खरीदकर उसे दे। राघवेंद्र की बात सुनकर अनमोल पहले तो चौंक जाता है, मानो उसे यकीन नहीं होता कि उसके पिता उससे कुछ ऐसी बात कर सकते हैं। सामने खड़ी चंदा राघवेंद्र को समझाते हुए कहने लगती है, ये क्या कह रहे हैं जी आप? अनमोल क्यों खरीदने लगा अपने भाई के लिए एक घर? चंदा की बात सुनकर राघवेंद्र नाराज होते हुए उसे कहता है, तू चुप कर चंदा, कुछ मामलों में औरतों का चुप रहना बेहतर होता है। और क्यों नहीं करेगा अनमोल अपने भाई की मदद? अगर कुंदन के पास खूब पैसा होता तो क्या कुंदन अनमोल की मदद नहीं करता? और अनमोल अच्छा खासा पैसा कमा रहा है तो ये उसका फर्ज बनता है कि वो अपने भाई की जिंदगी संवारे। बेशब्द खड़ा अनमोल अचानक से राघवेंद्र से बोल उठता है, पापा, पैसे जो मैं कमा रहा हूँ वो मैं अपनी जिंदगी संवारने के लिए नहीं, आपकी जिंदगी संवारने के लिए कमा रहा हूँ। बड़ी मेहनत करके 4 पैसे कमाता हूँ मैं। अनमोल की बात सुनकर राघवेंद्र उसे कहते हैं, सिर्फ इतना बोल कि तू मेरी बात मानेगा कि नहीं। उसी वक्त कुंदन राघवेंद्र को रोकने का ढोंग करते हुए कहता है, अरे पापा, आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? अब मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से देख लूंगा। राघवेंद्र कुंदन को हाथ दिखाते हुए कहते हैं, तू चुप कर, मैं अनमोल से बात कर रहा हूँ, तेरे से नहीं। कुछ देर सोचने के बाद अनमोल अपने पिता से कहता है,
ठीक है पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी ये भी इच्छा पूरी करूंगा। मौका देखकर कुंदन अनमोल से कहता है, आज चले घर देखने। वो हमारे गोकुल मौसिया का बेटा है ना सतीश, उनका लड़का रियल एस्टेट में काम करता है। उनके पास जाने पर कुछ अच्छे घर भी देख सकते हैं अपने परिवार के लिए। कब तक यूं ही ऐसे इस पुराने घर में पड़े रहेंगे? कुंदन की बात सुनकर राघवेंद्र अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चलो मैं भी तुम्हारे साथ घर देखने चलता हूँ। एक अच्छा घर हो जाएगा तो परिवार भी बस जाएगा। राघवेंद्र की बात सुनकर कुंदन मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है और घर देखने अपने पिता और भाई के साथ निकल जाता है। अनमोल अपनी कार में राघवेंद्र और कुंदन को बिठाकर घर देखने ले चलता है। कुंदन अनमोल को हैदराबाद के एक इलाके संतोष नगर पर लाता है और वहां अपने एक मौसेरे भाई सतीश से मिलता है। जैसे ही सतीश की नजर राघवेंद्र के साथ खड़े कुंदन और अनमोल पर पड़ती है, वो तुरंत उनकी ओर चला आता है और राघवेंद्र के पैर पड़ते हुए कहता है, प्रणाम मौसिया, कैसी तबीयत है आपकी? मैंने सुना है आपकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। हाथ दिखाते हुए राघवेंद्र सतीश से कहता है, अभी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सुना है रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर रहा है तू, कुछ अच्छा घर दिखा मेरे बच्चों के लिए। चलते हुए सतीश राघवेंद्र से कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर मौसिया। आइए कुंदन भाई, आपके लिए घर देख लीजिए। सतीश उन लोगों को एक से बढ़कर एक घर दिखाता है, पर राघवेंद्र को कोई घर पसंद नहीं आता। अंत में सतीश उन्हें एक आलीशान घर पर लाता है, जिसके अंदर गार्डन भी होता है। उस घर को देखते हुए मानो राघवेंद्र की खुशी फूले नहीं समा रही होती। चारों ओर उस घर पर नजर दौड़ाते हुए राघवेंद्र अनमोल से कहने लगते हैं, ये देख अनमोल, इतना अच्छा घर है ना ये। मेरी जिंदगी का सपना था कि मेरे पास ऐसा एक प्यारा सा घरौंदा हो। देख क्या वेंटिलेशन है, क्या रौनक है। जी कर रहा है इस घर से कहीं जाऊं ही ना। घर की पिछवाड़े से होते हुए राघवेंद्र गार्डन की ओर जाते हैं। उसी वक्त सतीश कुंदन के कान में धीरे से कहता है, देखो कुंदन भाई, मौसिया को घर पसंद आ रहा है। जैसा आपने मुझे फोन पर कहा था बड़े घर दिखाने के लिए, वैसे ही घर है ना ये। धीमे से कुंदन सतीश की तारीफ करते हुए कहता है, वाकई में घर तो तूने काफी अच्छा दिखाया है। तभी सतीश याद दिलाते हुए कुंदन से कहता है, मैंने तो आपका काम कर दिया कुंदन भाई, पर आपको याद है ना मेरे कमीशन के बारे में? कुंदन वादा करते हुए सतीश से कहता है, याद है, सब याद है। मैं वादा करता हूँ इस घर को लेने के बाद तुझे अच्छा कमीशन दिला दूंगा। राघवेंद्र को देखते हुए सतीश कुंदन से पूछता है, आपको यकीन है कि मौसिया यही घर लेंगे? मुस्कुराते हुए कुंदन सतीश से कहने लगता है, मैं मेरे भाई और अपने बाप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे पापा को ये घर बहुत पसंद आया है। देखना, अब वो घर लेने के लिए जैसे ही कहेंगे अनमोल तुरंत तैयार हो जाएगा। राघवेंद्र उस घर के गार्डन को देखते हुए कहते हैं, ये घर चाहिए मुझे, आंगन भी है, यहाँ तक कि गार्डन भी। मेरे बुढ़ापे में ये घर एकदम सही होगा। जब जी करेगा पोतों के साथ खेलूंगा और जब जी करेगा साग सब्जी उगाऊंगा। उसी वक्त सतीश राघवेंद्र के पास आते हुए कहता है, ये घर करीब 2 करोड़ का है मौसिया, पूरे 300 गज की प्रॉपर्टी है। वैसे आपका बजट कितना है? तुरंत ही राघवेंद्र अनमोल की ओर आस भरी नजरों से देखते हैं। अनमोल अपने पिता की खुशी देख सतीश से कहता है बजट, पर क्या इस पर लोन मिल सकता है? सतीश अनमोल से कहता है, हाँ मिल सकता है ना, इस पर आराम से अनमोल भैया आपको लोन मिल जाएगा। पर आपको पहले 50 लाख टोकन अमाउंट देना पड़ेगा ओनर को, लोन से पहले। अपना सिर हिलाते हुए अनमोल सतीश से कहता है, जल्दी ही इस घर के पेपर्स रेडी रखना, बस कुछ दिनों में मैं ये प्रॉपर्टी के पैसे दे दूंगा। ऐसा लग रहा था मानो कुंदन की जाल में अनमोल फंसता ही जा रहा होता है। जहां एक ओर कुंदन अपने पिता के प्यार का गलत फायदा उठा रहा था, तो दूसरी ओर अपने भाई के पैसे भी ऐंठ रहा होता है। उस घर को देखने के बाद सभी वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह अनमोल अपने दुकान पर बैठा अपने बैंक स्टेटमेंट देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था मानो अनमोल अपने पैसों का हिसाब किताब कर देख रहा हो। उसी वक्त सलीम वहां आता है और अनमोल से पूछता है, ये बैंक स्टेटमेंट क्यों देख रहा है? बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए अनमोल सलीम से कहता है, देख रहा हूँ सलीम भाई कि कितने पैसे हैं बचे मेरे पास। आपका उधार चुकता करने के बाद भी अभी मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए ही बचे हैं। 5 लाख की रकम सुन सलीम अनमोल से कहता है, ये तो बहुत अच्छी रकम है, 5 लाख तो है ना तेरे पास? अपने सर पर हाथ मारते हुए अनमोल सलीम से कहता है, कहाँ अच्छी रकम है ये सलीम भाई, मुझे अभी करीब 50 लाख अर्जेंट चाहिए। अनमोल के मुंह से अर्जेंट 50 लाख की बात सुन सलीम का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो छटपटाते हुए अनमोल से पूछता है,
50 लाख? क्या करने वाला है तू इतने पैसों का? अनमोल सलीम को सारी बात बताते हुए कहता है, मैं 2 करोड़ का घर खरीद रहा हूँ सलीम भाई। पापा की जिद है कि मैं कुंदन के लिए एक घर खरीदूं। अनमोल की बात सुनकर सलीम उसे ताज्जुब भरी नजरों से देखने लगता है। क्या नसीहत देगा सलीम अनमोल को उस घर के बारे में? कहां से लाएगा अनमोल घर खरीदने के लिए इतने पैसे? और आगे कौन सी चुनौतियां कर रही हैं अनमोल का इंतजार? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जैसे ही अनमोल अपने पिता के दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। अनमोल अपने पिता के घर की ख्वाहिश के बारे में सलीम से कहता है, अनमोल की बात सुन मानो सलीम का सर चकरा जाता है। उसी वक्त सलीम अनमोल को नसीहत देते हुए कहता है, तू मेरी बात मान अनमोल, अच्छाई उतनी ही करनी चाहिए जितना कि जरूरी होता है। भाई और बाप के बेकार के सेंटिमेंट के बीच मत पड़, अपनी जिंदगी देख, अपने लिए कमा, वही सही है। सलीम की बात को रद्द करते हुए अनमोल उसे कहता है, नहीं सलीम भाई, पापा की ख्वाहिश को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनकी खुशी उस घर को देखते ही बन रही थी और पापा की खुशी के आगे ये पैसा क्या चीज है। अनमोल की बात सुनकर सलीम उसे कहता है, हाँ मगर तू इतने सारे पैसे लाएगा कहां से? निशब्द खड़ा अनमोल सलीम की बात सुनकर अपना सर हिलाता है, मानो उसे भी अंदाजा नहीं होता कि आखिर वो इतने पैसों का इंतजाम करेगा कहां से। चुपचाप खड़ा अनमोल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सलीम के आगे कहता है, मुझे नहीं पता सलीम भाई कि इतने पैसे मेरे पास कहां से आएंगे, पर मुझे इतना यकीन है कि मैं पैसों का इंतजाम कर ही लूंगा। गुस्से से हाथ जोड़ते हुए सलीम अनमोल से कहता है, तेरी सोच और तेरी कॉन्फिडेंस को प्रणाम मेरे भाई। मैं यहाँ से निकलता हूँ वरना मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। तुझे जो करना है वो कर, और कुछ काम हो तब मुझे याद करना। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है अभी। सलीम के वहां से जाते ही अनमोल अपने आप से कहने लगता है, एक जरिया है जिससे मैं कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। मुझे वो काम अब करना ही पड़ेगा। अनमोल के दिमाग में ना जाने वो कौन सी बात चल रही होती है जिसके जरिए वो पैसे कमाने की सोच रहा होता है। तुरंत ही अनमोल अपनी दुकान बंद कर वहां से कहीं चला जाता है। अपनी दुकान से सीधा निकलकर अनमोल रहीम चाचा की दुकान के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। रहीम चाचा की दुकान को देखते हुए अनमोल उसके अंदर चला जाता है। जैसे ही अनमोल दुकान के अंदर जाता है वो देखता है कि रहीम चाचा वहां किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। धीरे धीरे अनमोल रहीम चाचा की ओर बढ़ने लगता है। अचानक से रहीम चाचा की नजर अनमोल पर पड़ती है। अनमोल को अपनी दुकान पर खड़ा देख वो दंग रह जाते हैं और अपना फोन रखते हुए अनमोल से कहते हैं, ये ईद का चांद आज हमारे यहाँ कैसे निकल आया? धीमी आवाज में अनमोल रहीम चाचा से कहता है, मुझे आपसे कुछ काम है रहीम चाचा। अनमोल की बात सुन रहीम चाचा उसे कहते हैं, काम? कैसा काम? एक काम मैंने तुझे करने के लिए कहा था, उसके लिए तो तू कभी राजी ही नहीं हुआ। और किस काम की बात कर रहा है तू? रहीम चाचा को देखते हुए अनमोल उनसे कहता है, मैं उसी काम को करने के लिए आया हूँ जिसे आपने मुझसे करने के लिए कहा था। हैरान होते हुए रहीम चाचा पहले तो अनमोल को देखने लगते हैं, तुरंत उनकी हैरानगी हंसी में तब्दील हो जाती है। वो हंसते हुए अनमोल से कहते हैं, क्या हुआ? कहाँ गए तेरे वो जिंदगी के उसूल जिस पर चलकर तू हमेशा कहता था कि तू कोई इल्लीगल काम नहीं करेगा? इतनी जल्दी अपने उसूल बदल लिए तूने? रहीम चाचा का जवाब देते हुए अनमोल उनसे कहता है, जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जिस पर ना चाहते हुए भी आपको चलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी आपको मजबूरी में काम करना पड़ता है। पैसों के लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे कब और कहाँ जाना है और मुझे उस काम के कितने पैसे मिलेंगे? मुस्कुराते हुए रहीम चाचा अनमोल से कहते हैं, असगर भाई अभी पौंडीचेरी में अपना दबदबा बना रहे हैं। यहाँ का सारा काम अब मैं और अबू लुलू देख रहे हैं। जल्दी ही एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है जिसमें कई एंटीक की डील होने वाली है। तुझे उस एंटीक की डील में बस हमें अच्छे एंटीक्स खोज कर बताने हैं और इस काम के लिए तुझे 10 लाख दूंगा। पैसों की बात सुन अनमोल रहीम चाचा से कहता है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। जब कभी आपकी डील होगी मैं अपने काम के 10 लाख लूंगा। सौदा मंजूर है? मुस्कुराते हुए रहीम चाचा अनमोल से कहते हैं, तेरे काम की वजह से करोड़ों के नुकसान से हम बच जाएंगे। तुझे 10 लाख देने में हमें कोई गुरेज नहीं।
जा अपनी दुकान पर जा। जैसे ही एंटीक्स की कंसाइनमेंट की खबर आएगी, मैं तुझे अपने भांजे अफजल से बुलावा भेज दूंगा। अफजल का जिक्र सुन अनमोल रहीम चाचा से पूछता है, अफजल को क्यों भेज रहे हो? फोन पर मुझे नहीं बता सकते? रहीम चाचा अनमोल से कहने लगते हैं, ऐसी बातें फोन पर नहीं होती, इसलिए मैं अफजल को भेजूंगा तेरे पास। तू बस पते पर वक्त से पहुंच जाना। रहीम की बात सुन अनमोल वहां से चला जाता है। रात के करीब 7 बज रहे होते हैं। मदन गुप्ता अपनी दुकान पर बैठा पुराने जमाने की गहने परख रहा होता है। वो उन गहनों को कुछ इस तरह परख रहा होता है मानो उसे असली और नकली के बीच का फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। वहीं पास बैठी काजल मदन गुप्ता को गहने परखने में मुश्किल होता हुआ देख कहती है, क्या हुआ बाबा, गहने परखने में मुश्किल हो रही है? मदन गुप्ता उन गहनों को मैग्नीफाइंग ग्लास से और गहराई से जांच करते हुए काजल से कहता है, ये हरियाणा में खुदाई में मिले 2000 साल पुराने गहने हैं, पर मुझे शक है कि देने वाले ने इसमें कुछ नकली गहने भी डाले होंगे, इसलिए इन गहनों में से ये झुमकों की जांच बड़ी बारीकी से कर रहा हूँ। ये सभी गहने तो मुझे सही लग रहे हैं, पर ये 4 जोड़ी झुमके, मुझे इन पर शक है। उन झुमकों को देखते हुए काजल मदन गुप्ता से कहती है, अगर मैं इन झुमकों में से आपको बता दूं कि ये कौन सी असली है और कौन सी नकली, तो? मदन गुप्ता हंसते हुए काजल से कहता है, एंटीक्स को परखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पता है एंटीक्स की कितनी गहरी समझ होनी चाहिए? तुझे है एंटीक्स की गहरी समझ? काजल मुड़कर अनमोल के दुकान की ओर देखते हुए कहती है, मुझे एंटीक्स की परख नहीं है, पर आपके दुश्मन को तो है ना, उससे पूछकर बता देती हूँ आपको। गुस्से में आते हुए मदन गुप्ता काजल से कहता है, अब तू मेरे दुश्मन से मदद लेगी और यहाँ बैठकर उसकी तारीफ करेगी? काजल समझाते हुए मदन गुप्ता से कहती है, दुश्मन की खूबी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए पापा, क्योंकि तारीफ करने से हम लोगों का भरोसा जीतते हैं, और अब मुझे मेरे मकसद तक पहुंचने के लिए दुश्मन के साथ रहना और उसकी सराहना करना दोनों भी तो जरूरी है ना। इससे मेरा काम भी हो जाएगा और आपके झुमकों की भी परख हो जाएगी। मुस्कुराते हुए मदन गुप्ता काजल से कहता है, समझ गया बेटी, बहुत दूर का सोचने लगी है तू आजकल, इससे तो हमारी 5 उंगलियां घी में होंगी। मुस्कुराते हुए काजल मदन गुप्ता के काउंटर पर से उन झुमकों को अपने हाथ में लेती है और अनमोल की दुकान पर चली जाती है। अनमोल अपनी दुकान बंद कर बाहर जा ही रहा होता है, तभी अफजल वहां आता है। अफजल को अपनी दुकान पर आता देख अनमोल उससे पूछता है, और अफजल कैसे हो, बताओ कैसे आना हुआ आज मेरी दुकान पर? नाराजगी में अफजल अनमोल से कहता है, ओ तो याद हूं मैं तुम्हें, वैसे कैसे याद नहीं होगा मैं तुम्हें, मेरे करोड़ों का एंटीक जो तुम बेवकूफ बनाकर तुम और तुम्हारा दोस्त ले गए थे मेरी दुकान से। बाद में पुलिस ने भी मुझे गिरफ्तार कर लिया था उस डॉक्टर के एंटीक को खरीदने की जुर्म में। तुम्हारी वजह से मुझे काफी मुश्किल उठानी पड़ी है। अगर रहीम मामू मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजते तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अफजल नाराजगी में अनमोल से अपनी शिकायत कर ही रहा होता है, तभी उन झुमकों को अपने हाथ में लिए काजल अनमोल के दुकान के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और वो नाराज अफजल को अनमोल से बात करते हुए देख लेती है। अफजल और अनमोल की बातें सुनने की होड़ में काजल अपने आप को दुकान के बाहर छुपा लेती है और चुपचाप कान लगाए अफजल की बातें सुन रही होती है। अफजल की नाराजगी शांत करते हुए अनमोल उससे कहने लगता है, क्यों इतना नाराज हो रहा है अफजल? उस वक्त मुझे उस एंटीक की काफी जरूरत थी यार, इसलिए मैंने वो एंटीक तुझे बेवकूफ बनाकर ले लिया था। अनमोल की बात सुनकर अफजल गुस्से में अपनी मुट्ठी बींच रहा होता है। अनमोल अफजल से कहता है, अब जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को छोड़ते हैं और आगे के काम पर ध्यान देते हैं। अनमोल को एक चिट्ठी थमाते हुए अफजल उसे कहता है, काम की ही वजह से तुम्हारे पास आया हूँ, वरना तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता मैं। ये लो, मामू ने इस एड्रेस पर पहुंचने के लिए कहा है, ठीक 10 बजे। मामू ने तुम्हें एहतियात बरतने के लिए कहा है, उस एंटीक डील में पुलिस की रेड भी पड़ सकती है। अफजल रहीम चाचा का संदेश देकर वहां से जाने लगता है। अफजल को जाता हुआ देख काजल जो अनमोल को झुमके दिखाने आई थी, उन झुमकों को अपने वॉलेट में रखकर अफजल का पीछा करना शुरू कर देती है। पुराने शहरों की गलियों से होते हुए अफजल अपने रास्ते जा रहा होता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रही होती है। वो मुड़कर काजल को देखकर कहता है, कब से देख रहा हूँ तुम्हें, मेरा पीछा कर रही हो ना तुम? चाहती क्या हो मुझसे? काजल अफजल के पास आते हुए उसे कहती है, तुम अभी अनमोल से बात कर रहे थे ना, उसके काफी अच्छे दोस्त लगते हो तुम। काजल की बात सुनकर अफजल जमीन पर थूकते हुए कहता है, अनमोल वो मेरा दोस्त, उसे तो मैं अपना दुश्मन भी ना बनाऊं, दोस्ती तो काफी दूर की बात है।
मुस्कुराते हुए काजल अफजल से कहती है, ओह तो वो अनमोल तुम्हारा दुश्मन है। और तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे तो हम दोस्त हुए ना। काजल अफजल की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर खड़ी होती है। अफजल हैरानी से काजल को देख रहा होता है और उसे हाथ मिलाते हुए कहता है, यानी कि आप भी अनमोल की दुश्मन हो। अपना सर हिलाते हुए काजल अफजल से कहती है, हाँ तुम कुछ अनमोल से अपनी नुकसान की बात कर रहे थे और वो चिट्ठी देते हुए अनमोल से तुम पुलिस और एंटीक डील की क्या बात कर रहे थे। काजल की बात सुन अफजल चौंक कर उसे देखने लगता है। क्या अफजल बता देगा काजल को उस इल्लीगल एंटीक के डील के बारे में? क्या काजल अनमोल को फंसा देगी उस एंटीक डील में? और क्या अनमोल के लिए इल्लीगल काम करना पड़ेगा भारी? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल और अफजल की संदिग्ध भरी बातें सुनकर काजल अफजल का पीछा कर उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। दोस्ती का हाथ बढ़ाकर जैसे ही काजल अफजल से एंटीक के उस डील के बारे में पूछती है, उसी वक्त अफजल चौकन्ना होते हुए काजल से कहता है, तो आप हमारी बातें सुन रही थी, पर क्यों? और अनमोल से आपका क्या मसला है? अफजल की बात सुन काजल उसे कहती है, यूं समझ लो कि अनमोल मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, जैसे वो तुम्हारा है। और मुझे पता है तुम कुछ ऐसा जानते हो जो अनमोल कुछ गलत कर रहा है। बस मुझे उस पुलिस और एंटीक की डील के चक्कर के बारे में बता दो जिसके बारे में तुम अनमोल से कह रहे थे। अगर तुम मुझे सब बता दोगे तो शायद तुम अपने दुश्मन से बदला ले पाओ और बदले में तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर काजल अफजल को दिखाती है। काजल की बात सुन अफजल दुविधा में पड़ते हुए अपने मन में कहता है, इस लड़की को आज के एंटीक की डील के बारे में बता ही देता हूँ। ये अनमोल से बदला लेने के लिए सबसे बेहतर तरीका होगा, क्योंकि दूर दूर तक इसमें मेरा नाम आने की कोई गुंजाइश नहीं है और इस खबर के एवज में मुझे कुछ पैसे भी तो मिल रहे हैं। काजल के हाथ से पैसे लेते हुए अफजल उसे कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगी। काजल अफजल से वादा करते हुए कहती है, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तभी अफजल काजल से कहता है, आज बालापुर पर जो शक्कर की मिल सालों से बंद पड़ी हुई है, वहां पर आज एक इल्लीगल एंटीक की डील हो रही है, जिसमें अनमोल को वो एंटीक्स परखने जाना है। अगर उस डील पर पुलिस पहुंच गई तो अनमोल को सालों की जेल पक्की समझो। अफजल की बात सुन काजल के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अनमोल की खबर देकर अफजल वहां से जाने लगता है। अफजल के जाते ही काजल अपना फोन निकालती है और एक नंबर डायल करते हुए कहती है, हेलो पुलिस, मेरे पास एक खबर है। अनमोल बालापुर के उस शक्कर की मिल में आ पहुंचता है जहां उस एंटीक की डील को होना होता है। उस मिल के बाहर अल्ताफ और विशाल अब्बू लुलू के साथ खड़े होते हैं और वो अनमोल को वहां आता हुआ देख रहे होते हैं। अनमोल को देखते हुए अल्ताफ विशाल से कहता है, देखा आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, नहीं कह कहकर आखिर करने ही आ गया इल्लीगल काम। इसका कुछ सोचा है कि इसका आज क्या करना है? मुस्कुराते हुए अब्बू लुलू अपने साथियों से कहता है, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, बल्कि एक चिड़िया जाल में फंस चुकी है। असगर भाई का काम होने दे, फिर सोचते हैं इसका। अनमोल अब अब्बू लुलू और उसके साथियों के पास आकर खड़ा हो जाता है। अनमोल को अपने सामने खड़ा देख अब्बू लुलू उसे कहता है, देखो देखो कौन आया, मेरा यार आया, मेरा अनमोल आया। आज इस पल का जिक्र तारीख में लिखा जाएगा कि अनमोल और अब्बू लुलू ने आज एक साथ काम किया है। वेलकम टू द फैमिली। चल अब माल अंदर आ चुका है, सही गलत की परख करने वाले अंदर चलकर अपने काम पर लग जा। अब्बू लुलू अनमोल को गोडाउन के अंदर ले जाता है, जहां उसे गोडाउन में काफी सारे लोग एंटीक्स के गाड़ियों में भर रहे होते हैं। तभी अनमोल देखता है कि गोडाउन की दूसरी ओर कुछ अंग्रेज लोग खड़े होते हैं, जिनके आगे जमीन पर एंटीक्स भंडार लगा होता है। अब्बू लुलू उन एंटीक्स को दिखाते हुए अनमोल से कहता है, ये देख, ये आज का माल जो ये अंग्रेज यहाँ लाए हैं। अब इनमें से हमें नायाब एंटीक्स निकालने हैं और बाकी के इन्हें वापस कर देने हैं। अगर एक बार हमने कोई एंटीक्स इनसे खरीद ली तो ये वापस नहीं लेंगे। जो भी लेन देन करनी है वो अभी करनी होगी। अगर कोई गलत एंटीक तूने यहाँ से ले लिया तो पैसा तेरी जेब से काटेंगे या फिर तेरी गर्दन। अब्बू लुलू अनमोल से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां खड़ा एक अंग्रेज अब्बू लुलू से कहता है, जल्दी करो, जो भी करना है, वक्त नहीं है हमारे पास।
पुलिस की रेड पड़ सकती है यहाँ पर। हंसते हुए अब्बू लुलू अनमोल से कहता है, देखा कितनी अच्छी हिंदी बोलता है ये अंग्रेज, तेरे सार का टैलेंटेड है। और वो बात भी तो सही कह रहा है, यहाँ से जल्दी काम खत्म करके निकलते हैं। राशन थोड़ी बांटने आए हैं यहाँ, स्मगलिंग का सामान लेने आए हैं। जल्दी काम खत्म करके यहाँ से निकलते हैं। चल भाई अनमोल, अपना मैग्नीफाइंग ग्लास ले और एक एक कर एंटीक्स को परखने लग जा। अब्बू लुलू एंटीक्स परखने जा ही रहा होता है, तभी अनमोल अब्बू लुलू को रोकते हुए कहता है, मैं एंटीक्स तभी परखूंगा जब तुम और तुम्हारे साथी बाहर चले जाओगे। मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मुझे अकेले में काम करना है। अनमोल की बात सुन विशाल गुस्से से उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, बहुत बातें निकल रही है आज तेरे मुंह से, क्यों? हमें हुक्म देगा? अब तू हमें बताएगा कि कहाँ ठहरना है और कहाँ नहीं। तभी विशाल का हाथ पकड़ते हुए अब्बू लुलू उसे कहता है, ठीक है, कर लेने दे इसको अपने दिल की मुराद पूरी। अकेले इतना काम करना चाहता है ना, कर ले। मैं और मेरे दोनों साथी बाहर जाकर खड़े होते हैं, अपना काम खत्म होने पर मुझे बुलाना, ठीक है? इतराते हुए अब्बू लुलू अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए वहां से अपने साथियों के साथ गोडाउन के बाहर जाने लगता है। गोडाउन की चारों ओर असगर के लोग गाड़ियों में एंटीक्स भर रहे होते हैं, तो दूसरी ओर वो अंग्रेज गोडाउन की दूसरी ओर जाकर बैठ जाते हैं और अनमोल के काम खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं। अनमोल अपने जेब से अपना जादुई आईना निकालता है और एक एक कर उन एंटीक्स को उसमें देखने लगता है। अनमोल जैसे ही कोई अच्छा एंटीक अपने आईने के सामने रखता, अनमोल का जादुई आईना उस एंटीक के प्रतिबिंब से तेजी से चमकने लगता है। एक एक कर अनमोल नायाब एंटीक्स को सटाकर अलग रख रहा होता है। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। काजल अपने कमरे में बैठी घड़ी देखते हुए अपने आप से कहती है, अब तक तो पुलिस की रेड उस मिल पर पड़ चुकी होगी और अनमोल पकड़ा भी जा चुका होगा। अब अनमोल खाएगा जेल की हवा। पर पता नहीं क्यों मेरा मन इतना भारी लग रहा है। क्या मैंने अनमोल को फंसाकर कोई गलत काम तो नहीं किया? मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मुझे अनमोल की खबर क्या नहीं देनी चाहिए थी? पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी जो वो उन लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। कहीं जल्दबाजी में मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया? काजल अनमोल को लेकर चिंतित भी हो रही होती है। तभी काजल अपने आप को संभालते हुए कहती है, अरे ये क्या कर रही है? दुश्मन के लिए सहानुभूति? तूने जो किया ठीक किया, कल मालूम पड़ेगा कि उस अनमोल के साथ हुआ क्या है। गोडाउन के बाहर अब्बू लुलू अपने साथियों के साथ टहल रहा होता है। विशाल अब्बू लुलू को देखते हुए उसे कहता है, क्या हुआ भाई, उस अनमोल की बात क्यों मान ली? अब उसके कहने पर हम चलेंगे। अब्बू लुलू समझाते हुए विशाल से कहता है, जाने दे विशाल, वक्त है उसका, कर लेने दे उसे अपनी मनमानी। असगर भाई के लिए ये कंसाइनमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एंटीक्स की परख होने तक कोई लफड़ा नहीं चाहता, समझा? मुस्कुराते हुए विशाल अब्बू लुलू से कहता है, समझ गया भाई। एंटीक्स की परख होने के बाद फिर क्या सोचा है? अब्बू लुलू इशारे से अल्ताफ से सिगरेट मांगते हुए विशाल से कहता है, सोचा तो कुछ नहीं है, पर हाँ इतना पता है कि आज ये अनमोल मेरे चंगुल से बचकर जाने नहीं वाला। सिगरेट सुलगाते हुए विशाल अब्बू लुलू से कहता है, सही है भाई, असगर भाई का भी काम हो जाएगा और आपका भी, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। अब्बू लुलू सिगरेट की कश लेते हुए हवा में उड़ाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसी वक्त अब्बू लुलू की नजर गोडाउन के बाहर जमीन पर पड़ती है, जहां उसे कुछ लोगों के जूतों के छापे नजर आते हैं। उन जूतों के छापों को देखते हुए अब्बू लुलू चौकन्ना हो जाता है। अब्बू लुलू को सतर्क होता हुआ देख अल्ताफ उसे पूछता है, क्या हुआ भाई, अचानक आपके ये होश क्यों उड़ गए हैं? उन जूतों के निशान देखते हुए अब्बू लुलू कहने लगता है, कुछ ही देर पहले यहाँ पर कोई जूतों के निशान नहीं थे, है ना? विशाल उन जूतों के छापों को देखते हुए कहने लगता है, हाँ भाई, ये तो काफी सारे जूतों के निशान हैं, लगता है कोई गड़बड़ है। विशाल का जवाब देते हुए अब्बू लुलू उसे कहता है, गड़बड़ नहीं, फंस चुके हैं हम लोग। अनमोल को चंगुल में लेना चाहते थे, पर लगता है हम ही खुद पुलिस के चंगुल में फंस गए हैं। अपने साथियों को जवाब देते हुए अब्बू लुलू हंसने लगता है। उसी वक्त 4 पुलिसकर्मी अब्बू लुलू और उसके साथियों को घेर लेते हैं और एक इंस्पेक्टर वहां आकर उन्हें बंदूक दिखाते हुए कहता है, हैंड्स अप, अगर अपनी जगह से किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख देंगे। अब्बू लुलू और उसके साथी चुपचाप अपने हाथ उठाए पुलिस के सामने खड़े हो जाते हैं। जहां पुलिस ने गोडाउन को चारों ओर से घेर लिया होता है, वहीं अंदर अनमोल एक एक कर एंटीक्स को परख रहा होता है। उसी वक्त
अनमोल अपने हाथ में आए एक चांदी के प्याला को अपने आईने में देख रहा होता है। उस प्याले का प्रतिबिंब आईने में तेजी से चमक रहा होता है और अचानक से आईने की चमक गायब होते होते खत्म हो जाती है। अनमोल अपने आईने में देखते हुए परेशान हो रहा होता है कि उसके आईने को हो क्या गया है जो उसकी चमक एकदम से गायब हो गई है। तुरंत ही अनमोल अपना आईना उन एंटीक्स के सामने रखता है जिससे कुछ ही देर पहले अनमोल ने अपने आईने में परखा होता है। पर अनमोल अपने आईने में देखकर हैरान हो जाता है कि उसके आईने में कोई एंटीक्स दिख नहीं रहे होते हैं जो कुछ देर पहले उसके आईने में काफी चमक रहे होते हैं। अपने आईने को काम करता ना देख अनमोल की मानो हलक सूख जाती है। अनमोल उस गोडाउन में मानो एक कठपुतली की तरह खड़ा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी पीछे से एक गोली चलने की आवाज आती है और अनमोल के कानों में एक आवाज जाती है, जो जहां खड़ा है वहीं चुपचाप खड़ा रहे, पुलिस ने चारों ओर से इस जगह को घेर लिया है। क्यों काम नहीं कर रहा था अनमोल का जादुई आईना? क्या अनमोल पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा या फिर होगा कोई चमत्कार जिससे अनमोल बचा पाएगा खुद को उस गोडाउन से? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का।